धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। इजराइल फिलिस्तीन जंग को चलते हुए आज 39 दिन हो चुके हैं। कल 40 दिन पूरे हो जाएंगे। 12,000 के आसपास लोग मारे जा चुके हैं फिलिस्तीन के गाजा पट्टी इलाके में। 3-3,500 लोग गायब बताए जा रहे हैं, लापता बताए जा रहे हैं। हो सकता है वो दबे हुए पड़े हों मलबे के नीचे। यानी कि चारों तरफ से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरी दुनिया में जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है। यूएन की तरफ से आवाज उठाई जा रही है। तमाम संस्थाएं भी कह रही हैं कि फौरन जंगबंदी करो, मानवता के नाते ही जंगबंदी कर दो। मासूम बच्चे मर रहे हैं लेकिन जंगबंदी नहीं की जा रही है। तो इसके बाद अब एक सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या अमेरिका, इस लाइन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्या अमेरिका यूक्रेन में मिल रही अपनी हार का बदला लेने के लिए या हार के बाद अपनी जो बेइज्जती होनी है उसको बचाने के लिए और अपनी इज्जत को, अपने गुंडेपन को, अपने दरोगागिरीपन को बरकरार रखने के लिए जानबूझकर इजराइल से फिलिस्तीनियों की हत्या करवा रहा है ताकि अरब मुल्कों के अंदर एक डर स्थापित कर सके या पूरी दुनिया के अंदर एक डर स्थापित कर सके? ये एक सवाल रहेगा। इसके अलावा दूसरा सवाल ये रहेगा कि क्या अमेरिका रूस की, चाइना की चाल में फंस गया है और क्या जो ये जंग चल रही है इजराइल और फलस्तीन की, इसमें रूस और चाइना ने वाकई में कोई चाल चली है? इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं कृष्ण कांत जी। के शॉर्ट फॉर्म में उनको कहते हैं, जो धाकड़ खबर के पुराने व्यूवर हैं वो जानते भी होंगे। बहुत सारे मुद्दों पे हमारे साथ जुड़ते रहते थे। भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं और यूक्रेन और जो रशिया की जो लड़ाई चल रही है उस पर वो लंबे समय से लिखते बोलते भी आ रहे हैं। आप उनके यूट्यूब चैनल पर भी जाकर तमाम चीजों को देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। धन्यवाद मिस्टर अकरम, और अच्छा लगा फिर से आपसे बातें करके। और हम लोग निश्चित रूप से इस विषय पे, खासकर फिलिस्तीन के मुद्दे पर जो आपने प्रश्न उठाया वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिनका इंटरेस्ट है इस विषय में उनको जानना चाहिए इसमें। जी, मेरा पहला सवाल, क्योंकि आप यूक्रेन और रूस जंग पर पूरा फोकस किए हुए हैं, क्या यूक्रेन में हार गया अमेरिका, पूरा नाटो, और इस वजह से अब चीजें जो हैं वो जानबूझ के क्रिएट करवाई जा रही हैं इजराइल में? लेकिन सवाल का पहले जवाब आप यही दें कि क्या वहां पे वो हार गया है, हार हो रही है उसकी? यह साफ साफ दिख रहा है कि 600 दिनों के युद्ध के बाद, मैं संक्षिप्त में ही बताऊंगा क्योंकि मुद्दा हमारा फिलिस्तीन का आने वाला है, कि 600 दिनों के युद्ध के बाद यह साफ दिख रहा है कि अरबों खरबों डॉलर वर्थ के आर्म्स अम्युनिशंस, नेटो के छुपे हुए सैनिक जो यूक्रेन में रूस के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं और विदेशी मर्सिनरीज यानी भाड़े के सैनिक आ रहे हैं, इस सब के बावजूद जो शुरुआती रुझान था, ऐसा दिखा था कि यूक्रेन जीत रहा है, वह तकरीबन समाप्त हो गया है। उत्तर में युद्ध के उत्तरी क्षेत्र में यानी खार्कोव दिशा में जब यूक्रेनियन फोर्सेस आगे बढ़ी थी आज से 3-4-5 महीने पहले, और रूस ने वहां से विड्रॉ किया था, उसके साथ साथ कुछ ही समय बाद साउथ में भी जापोरिजिया और खार्सन रीजन से भी यही स्थिति हुई थी। और उसके बाद से उन्होंने फिर से समर काउंटर ऑफेंसिव के नाम से शुरुआत की थी और पूरे दुनिया में शोर मचाया गया था। आज से तकरीबन 3 से 4 महीने पहले कि अब हम रूस को पूरी तरह हरा देंगे, हम सदर्न साइड में यानी दक्षिणी साइड में जो ब्लैक सी है वहां तक पहुंच जाएंगे, क्रीमिया को आजाद कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। और यूक्रेन ने करीब 1 लाख सैनिक इसी दौरान अपने खो दिए, मारे गए। जो घायल हुए उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, और जो वहां से विस्थापित हो गए। जितने भी अमेरिका के और नेटो के आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे, नासाम से लेकर यानी लॉन्ग रेंज के मिसाइल, क्रूज मिसाइल से लेकर सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक्स, आर्टिलरीज, जिसमें हाइमर्स भी एक महत्वपूर्ण था, ये सब के सब वहां पे एक कब्रगाह बन गया, तमाशा बन गया पूरी दुनिया के लिए। उदाहरण के लिए बताऊं कि जर्मनी, फ्रांस ने रिक्वेस्ट किया यूक्रेन से कि कम से कम इनको दिखाना बंद कर दे, क्योंकि उनका जो युद्ध का व्यापार है वह मंदा पड़ रहा है। जी। तो हार गया है ये तो हम नहीं कहेंगे नेटो और अमेरिका यहाँ पे, लेकिन हार रहा साफ दिख रहा है। और पिछले 2 हफ्ते से खुलेआम दिख रहा है कि उत्तर, पूर्व और पश्चिम तीनों जगह पे रूस ने फिर से
प्रभावी हमले शुरू किए हैं और वह आगे बढ़ रहा है और कई किलोमीटर स्क्वायर मतलब करीब जी 100 से अधिक जो है वो हर जगह पे जी वह जीत रहा है। तो यह आपका प्रश्न सही है और जी यह साफ दिख रहा है और उनके जी भी प्रश्न आने शुरू हो गए हैं और यहाँ तक कि अंतिम लाइन में यह कहूं हम्म कि यूक्रेन के सेना अध्यक्ष ने भी यह कह दिया है कि जी अब युद्ध स्टेलमेट हो गया। यह जी स्टेलमेट नहीं जनाब, वो हार रहे हैं। जी। क्या इसी का असर है कि अब जेलेंस्की अपनी कैबिनेट पर गुस्सा निकालने लगे हैं और वहां अंदर खाने जबरदस्त राजनीति शुरू हो चुकी है, इसी सब के सबब हो रहा है ये? जेलेंस्की तो साफ अब दिख रहा है। जेलेंस्की जिस समय के जो भी रहे हो स्टैंडिंग कॉमेडियन थे और मैदान रेवोल्यूशन जो हुआ था तथाकथित अ, अमेरिका के मदद से 2014 के बाद उसका नतीजा है कि पिछले चुनाव में भारी बहुमत से जीते थे। लेकिन अब जितना भी इन्होंने रिटॉरिक कर ली, यह इनका भी खासियत है, जैसे विश्व के कई नेताओं में नजर आता है जिसमें भारत भी एक शामिल है, कि बोलने में बहुत माहिर है, जिसको स्पीचिफाइंग एबिलिटी या टैलेंट भी कह सकते हैं। जी और उन्हें साफ नजर आ रहा था कि वो जीत रहे हैं और दुनिया में एक हर जगह हो गए, जहां भी पॉसिबिलिटी बनती थी हर जगह के पार्लियामेंट में गए, भाषण दिए, अपनी बातें बताई और उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि यूक्रेन आज एक आहत देश है और अपनी स्वतंत्रता के लिए रूस के खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन अब पासा पलट चुका है जी और फिर युद्ध के बाद से जो भी अस्त्र शस्त्र मिल रहे थे हम्म और हालांकि और कुछ और भी ऐसे देश है नेटो के जिन्होंने मना कर दिया कि भाई अब हम डूबते नाव में डूबते एक जो वहां कारोबार चल रहा है युद्ध का उसमें हम पैसे नहीं लगाएंगे क्योंकि वो डूब जाए। और वह इससे नाराज दुखी और जी हतोत्साहित होकर अपना हम्म खीज उतारने के लिए वो हम्म, सेना पे हो, विपक्षी दल को तो पहले ही वो बर्बाद कर चुके हैं और उस जी पे कर रहे हैं जिससे और भी उनकी हार होगी। जी। क्या संक्षेप में मैं अगर आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं, क्योंकि अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ ये सवाल प्रासंगिक हो जाता है कि अमेरिका जहां भी जंग लड़ता है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो लीबिया हो, तमाम जगह ये यूक्रेन भी उसी में से एक है कि अमेरिका को लास्ट में हार का ही सामना करना पड़ता है। अब तो हार का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दशकों में यदि हम देखें, अफगानिस्तान में इन्होंने प्रवेश किया, ठीक है, युगोस्लाविया का नेस्तनाबूद कर दिया, आपने अच्छा उदाहरण दिया लीबिया का और उसके पहले इराक में। लेकिन अब यह जीत नहीं रहे। इनकी जो दादागिरी थी पूरे विश्व भर में हम्म वह धीमे समाप्त प्राय हो रहा है। यूएसएसआर टूटने के बाद से जो बड़ा था, रशिया ने उसका एक तरह से कहें तो उस रूप में खड़ा हुआ, हालांकि रशिया भी आज एक पूंजीवादी देश है जी और खासकर इस युद्ध में वह केवल उसका यूएस डॉलर ही नहीं खत्म हो रहा है उसका जिसकी महत्ता थी। चीन जी के सामने भी वह पूरे विश्व में आर्थिक जो मोर्चा था उससे पीछे हट रहा है। कितना भी ये जोर लगा रहे हैं, G7 हो, नेटो हो, यूरोपियन यूनियन को अपने पक्ष में लिया हो, इन्होंने रशिया को पूरी बर्बाद करने की कोशिश की, इकोनॉमिकली भी, मिलिट्री तो कर ही रहा है, उसमें वो असफल हुआ है और हम्म अंदर से खोखला हो रहा है। तो आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं पहले यह कहूंगा कि हम्म अमेरिकी साम्राज्यवाद दूसरों के लिए छोड़ दे, अपनी जनता का भी नहीं है। अपनी जनता को भी वो लूटता है, अपनी जनता को भी बर्बाद करता, आपस में लड़वाता है। और जो पिछले राष्ट्रपति थे हम्म ट्रंप, उनका जो नारा था मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वह हम्म उनकी हतोत्साह का नजर था, हम्म का उपाय था कि हम फिर से हम कोशिश करते हैं अमेरिका ग्रेट बनाने के, दुनिया में दूसरी जगह में जाने के जी बजाय। जैसे तो यहाँ पे हमारे कहा जाता है कि भारत को, अमेरिका जहां भी गया है वो बर्बाद किया है और अब खुद भी बर्बाद हो रहा है। जी बोलिए। जैसे हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि भारत को विश्व गुरु बनाकर ही दम लेंगे, ऐसे ही तमाम देशों में होता है। जैसे पाकिस्तान में आपने इमरान खान को देखा होगा, नया पाकिस्तान बनाएंगे, तो जो ऐसे लीडरान आते हैं वो इसी तरीके की बातें करते हैं। तो क्या अमेरिका अंदर से खोखला हो चुका है? इस बात को भांप लिया पुतिन ने और इसी के जरिए लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि रूस ने चाइना के जरिए, जो मिडिल ईस्ट में चाइना की उपस्थिति हो चुकी थी, उसमें ईरान के रास्ते हमास से इजराइल में हमला करा दिया ताकि रूस की तरफ जो इंटेंशन है वो कम हो जाए और पूरा का पूरा इंटेंशन जो है वो इजराइल और फलस्तीन और तमाम इन मुल्कों की तरफ चले जाए, अमेरिका और उसके सहयोगियों का। पूरी तरह से हाँ या ना नहीं कह सकता। खैर ना तो नहीं ही है, अमेरिकी चाल हर जगह है, हर जगह CIA के लोग घुसे हुए हैं। हर ऐसे देशों में जो उसके तथाकथित प्रो अमेरिका है, वहां के जो सत्ताधारी लोग हैं
और यहां तक कि मिलिट्री के भी जो टॉप लीडर्स हैं वो अमेरिकी परस्त है, यह तो साफ है। जहां तक इस युद्ध की बात है फिलिस्तीन में जहां हमास ने आक्रमण किया, तो मैं एक लाइन तो इतना जरूर बता दूं कि हम लोग एक स्वतंत्र और सार्वभौमिक फिलिस्तीन सत्ता, फिलिस्तीन राज्य के पक्षधर हैं और यहाँ पे फिलिस्तीन के हर तरह के संघर्ष का हम समर्थन करते हैं जिससे वो अपनी सत्ता के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए जियोनिज्म के खिलाफ और अमेरिकी इंपेरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़े। अब यह युद्ध अमेरिका ने करवाया या ये हमास ने चुपचाप ये युद्ध किया, इस आधार से हम आगे बढ़े तो इसका इस्तेमाल अमेरिका इस रूप में कर रहा है कि अपनी हार का जो सामना करना पड़ रहा है, जो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। नेटो में जो अंदरूनी संघर्ष जारी हो गए, अमेरिका के अंदर तो हो ही रहा है, नेटो में भी अब सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। वह फ्रांस के रूप में हो, हालांकि फ्रांस पूरी की पूरी तरह अमेरिकी गिरफ्त में है, वो हंगरी में हो या नए कुछ और छोटे छोटे देशों में हो, यहां तक कि पोलैंड में भी यह खड़ा हो गया है कि क्या हमें अमेरिकी परस्त होना जरूरी है, क्योंकि अमेरिका की जो एकमात्र जो छवि थी कि हम ही दादा है, वह रहा है, वो सपना खत्म हो रहा है। वो सपना खत्म हो रहा है, वो दादागिरी खत्म हो रही है और उसी के चलते हो सकता है ये जंग कराई गई हो। लेकिन इस जंग के कराने के पीछे की और वजहों पर जाएं तो मुझे लगता है एक सवाल जो यहाँ पर खड़ा हो रहा है वो ये कि मान लीजिए यूक्रेन में औपचारिक तौर पर अमेरिका और उसके तमाम सहयोगी देशों की हार हो जाती है, तो इसका असर अरब दुनिया में कैसे देखने को मिलेगा? क्योंकि वहां पे बहुत सारे अमेरिकी सैन्य ठिकाने पहले से बने हुए हैं और अमेरिका ने एक तरीके से पूरा अपना कब्जा कर रखा है और चाइना वहां पे घुस चुका है, ईरान और सऊदी में उसने दोस्ती तक करा दी है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मुझे अच्छा लगा मिस्टर अकरम कि आपने ये उठाया। अमेरिका की दादागिरी खत्म होते यूक्रेन में तो अब हारना अवश्यंभावी है। इस हार को किस हद तक वो पचा पाते हैं, क्या वह रूस से फिर समझौता करेंगे नहीं करेंगे, वो देखने वाली बात है, उस पर बाद में। और अरब देशों में खासकर वैसे ढुलमुल राज्य, सऊदी अरेबिया को मैं ढुलमुल ही कहूंगा, टर्की को भी मैं उसी रूप में लेता हूं, यूएई वगैरह जो भी जिस आधार है, वह निश्चित रूप से वह अमेरिका का साथ छोड़ेंगे। और रूस के तरफ तो उनका झुकाव हो ही रहा है। रूस की डिप्लोमेसी युद्ध के साथ साथ इस मामले में प्रशंसनीय है कि उन्होंने केवल अफ्रीका ही नहीं, एशिया ही नहीं, जैसे इंडिया को भी उन्होंने न्यूट्रल बनाने में मदद की है, कम से कम ओवर्टली, बाहर देख रहे अंदर से इंडिया जो भी कर रहा हो। और लैटिन अमेरिकन देशों में और अभी तक में जहां आपने अरब कंट्रीज के देशों की बात उठाई, वह स्पष्ट है, साफ है कि वह अब अमेरिका से दूर जा रहा है और आपस में भी अरब मुस्लिम जो यूनिटी थी उसमें भी काफी तोड़ आ रहा है। और वह तोड़ होकर जो आ रहा है वह प्रो रशिया प्रो चाइना कितना बनता है वो तो देखने की बात है, वो तो मजबूरी में होना ही पड़ेगा। लेकिन एंटी जियोनिस्ट इजरायली स्टेट के साथ साथ वो एंटी वेस्ट और पूर्णतः एंटी अमेरिका हो रहा है, वो दिख रहा है। क्या इसी को बचाने के लिए, अपने इस अस्तित्व को, अपने इस वर्चस्व को, जो भी अल्फाज आप इस्तेमाल करना चाहें, उसी को बचाने के लिए अमेरिका अंधा हो के इजराइल के साथ खड़ा है? पूरी दुनिया बता रही है बच्चे मारे जा रहे हैं, तमाम तरीके से यूएनएससी में प्रस्ताव लाए जा रहे हैं, यूएनजीए से प्रस्ताव पास हो चुका है, तमाम दुनिया भर की संस्थाएं या लोग सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने आंख पे पट्टी बांध ली है। तो क्या वो अपनी उसी गुंडई को, उसी बादशाहत को बरकरार रखने के लिए ये सब जुल्म कर रहा है या करवा रहा है? यह तो निश्चित है। आपने जो एक शब्द बोला, पूरे दुनिया में जो विरोध हो रहा है यह भारी विरोध है, साधारण नहीं है। अमेरिका तक के अंदर में हो रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज में तो हो ही रहा है, अरब कंट्रीज, लैटिन अमेरिका, इंडिया में भी यह विरोध के कई प्रदर्शन हुए थे। लेकिन यह बता दूं आपको, मैं खुद भी गया हूं, कि भारतीय सरकार इसके पक्ष में नहीं है कि हम इजराइल का विरोध करें और इसलिए इसको दबाया जाता है, परमिशन नहीं मिलता है और लोगों को जेल में तक में भी डाला गया है। जहां तक अमेरिका की बात है, वो अंतिम समय तक उसका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो साम्राज्यवादी नेचर बना है और खासकर यूएसएसआर के टूटने के बाद से कि हम ही एकमात्र पूरे विश्व के, हम उसके बॉस हैं, हम उसके लीडर हैं, हम उसको पुलिस समर्थन देंगे, मिलिट्री समर्थन देंगे, हम ही वहां की सत्ता बनाएंगे, हम ही लूटेंगे, इसको वह आसानी से नहीं छोड़ेगा। जब तक सांप को कहते हैं कि जब तक पूरी तरह से उसको पकड़ के रगड़ ना दें, उसको तोड़ ना दें, तब तक वो खत्म नहीं होगा। अमेरिका नहीं छोड़ने वाला है।
तो और क्या ये यह अरब कोशिश मुल्कों की, मैं सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं, तो क्या जी जी ये अरब मुल्कों के लोगों की जिंदगियों पर जुल्म करके हासिल किया जाएगा? यानी कि अमेरिका अपनी बादशाहत बरकरार रखना चाहता है तो फिलिस्तीन के मासूमों का कत्ल करवाएगा, या अरब के और देशों में भी इस लड़ाई को, क्योंकि आशंकाएं जताई जा रही हैं कि फैल सकती है, लेकिन फिर भी अमेरिका की तरफ से खामोशी बरती जा रही है, वो चाहता है कि फैल जाए तो ये आपस में खाना जंगी में उलझ जाएं तो फिर से मैं दादा बन के रह जाऊंगा। एक नहीं दर्जनों ऐसे नरसंहार रहेंगे। अमेरिका और उसके जो अलाइज नेटो है वो नहीं छोड़ने वाले। वह पूरी कोशिश करेगा। जो आज फिलिस्तीन में हो रहा है, 3,000 से अधिक बच्चे जो मारे जा रहे हैं और लोगों को एक साधारण अच्छे पानी, दवा और वो घर नहीं मिल रहा है। और तथाकथित ऊपर रूप से अमेरिका और फ्रांस ने भले कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अंदर से तो साफ दिख रहा है कि अमेरिका ने हर उस कोशिश को नाकाम करने की कोशिश की है, चाहे वो यूएनओ में हो या और कहीं भी हो, ताकि स्वतंत्र रूप से, और उसने अपने जंगी बेड़े भी वहां पे वेस्टर्न कंट्रीज ने अरब कंट्रीज के आसपास और अपने सैनिक अड्डों को पूरी तरह से मजबूत किया, ताकि इजराइल बिना किसी रोक टोक के पूरी तरह से उस जनसंहार को जारी रखे, उसका खात्मा करे। यदि हमास आता है तो वह दूसरे जगहों में भी प्रवेश करेगा, निश्चित रूप से करेगा। और उसकी कोशिश है कि अमेरिका का यह जो अरब कंट्रीज में जो मिलिट्री बेस है, जो अपनी मर्जी से काम करता है, उसको ना छोड़े बल्कि उसको बढ़ाए इजराइल के रूप में, पूरी तरह से गुंडागर्दी क्या पूरी तरह से तबाही हो जाए। जरूरत पड़े तो मिनी न्यूक्लियर एटम बॉम्ब भी यूज कर सकता है, हालांकि उसकी संभावना अभी तकरीबन नहीं के बराबर है, लेकिन जरूरत पड़े तो। लेकिन वह अपनी दादागिरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, चाहे दुनिया की बर्बादी ही क्यों ना हो। जी अमेरिका की दादागिरी वाले इसी सवाल को आगे बढ़ा के मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि ये वही बाइडन है, जब उपराष्ट्रपति हुआ करते थे अमेरिका के, तो नेतन्याहू से मिलना तक इन्होंने गवारा नहीं किया था, इसराइल गए थे और उसको उसी के देश के अंदर लंबा चौड़ा इंतजार कराया था। लेकिन आज वो जिस तरीके से नेतन्याहू के साथ अड़के खड़े हैं, तो सीधे लग रहा है कि उन्होंने अपनी शख्सियत को तो छोड़ दिया, अमेरिका की दादागिरी बचाने के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं या उसमें झुके हुए हैं? जहां तक यह नीति है, साथ ही इसको समझना पड़ेगा। ऊपर से हाँ है, अंदर से ना है, या ऊपर से ना है, अंदर से हाँ। यह दिखावे के लिए तथाकथित, अब तो प्रजातांत्रिक मुखड़ा तो बिल्कुल बेनकाब हो चुका, खून से रंग चुका, लेकिन इसके बावजूद हम्म। जो मिडिल क्लास या अपर अरिस्टोक्रेसी लेबर है, जो ऊपर के जो लोग हैं जो इनका समर्थन करते हैं, जो वहां जी। से लूटे गए तेल हम्म। और सब कुछ है, या बेचे गए शस्त्र जो मुनाफा एक हिस्सा इनको मिलता है, उनको साथ रखने के लिए, दिखाने के लिए, दिखावा मात्र है कि हम उसको मना कर, यानी गुड कॉप बैड कॉप। एक तरफ जहां बाप आता है घर पे और माँ ने बच्चे की पिटाई की होती है, तो बाप दिखाने के लिए माँ को आंख दिखाता है। हम्म। लेकिन वास्तव में अमेरिका का ही एक एडवांस्ड सेक्शन है, ये नेतान्याहू हो या हम्म। पहले के इजराइल के प्रमुख रहे हो, आज का जो इजराइल है, आज इजराइल और इजराइल की अधिकांश जनता तक, हालांकि सब जनता के नहीं कहूंगी, इजराइल में भी जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं इस युद्ध के खिलाफ, जी। और वो कह रहे हैं कि फलस्तीन का अधिकार फलस्तीनियों को दो, युद्ध जी। बंद करो, उनको हम्म। यह नजर आ रहा है। लेकिन हम्म। जो इजराइल का एक खासकर जो बाहर से आके लोगों को बसाया गया है, हम्म। वह लोग भी पूरी की पूरी तरह जो इस खात्मे के साथ में है, इजराइल के क्षेत्र को बढ़ाना चाह रहे हैं। हम्म। और यह दिखावे के लिए इसको हमें पूरी दुनिया को समझाना पड़ेगा कि यह जो दोहरा चरित्र है, हम्म। जो गुंडागर्दी का ऊपर का आवरण है, वह बिल्कुल अलग है जो अंदर से है। और वह लास्ट में। पूरा बाइडेन जो है जी। इजराइल के नरसंहार के साथ है। जी। जी, लास्ट में आखिर में फिर आपसे इस छोटा सा सवाल पूछना चाह रहा हूं और जो शुरुआत की थी उसी पे आना चाहता हूं। क्या वाकई में यूक्रेन में मिलने वाली जो हार है या जो संभावित हार है, उसका बदला निकालने के लिए अमेरिका इजराइल के जरिए जो जुल्म है वो करवा रहा है? बदला हो ना हो, मुंह छुपाने के लिए, ढकने के लिए, अपनी आधिपत्य बनाए रखने के लिए, नाटो को अपने अंदर रखने के लिए निश्चित रूप से कर रहा है। और बदला तो है ही। कुछ वैसे देश, खासकर जैसे सीरिया, जो रशिया के कारण आज सरवाइव कर रहा, नहीं तो नहीं करता, ईरान जो उसकी ताकत बढ़ी है, और इनसे बदला लेने के लिए यदि मौका मिले तो वहां भी पूरी तरह से हमेशा कोशिश करते रहे तोड़फोड़ करने की, बर्बाद करने के लिए। और अमेरिकी वायुसेना इजरायली वायुसेना के साथ सीरिया में उन ठिकानों पर भी लगातार हमला कर रही है जी। जहां अमेरिकी अस्त्र शस्त्र से हम्म।
सेना आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और जी। सटे हुए इराक में भी वो कर रही है। तो वह तो आप साफ दिख रहा है। जी। वह तो साफ दिख रहा है। बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक़्त का तकाज़ा होता है, कुछ सवाल अधूरे रह भी जाते हैं, लेकिन मजबूरी हम भी समझते हैं, क्योंकि लोग आजकल मोबाइल पे तमाम चीज़ें देखने लगे हैं, तो कम वक़्त में ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुँचाने की कोशिश होती है। कैसी लगी आपको ये, और जो बाकी सवाल रहे उनसे फिर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, यानी कि सर के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद साथी, धन्यवाद।